हेलो टू ऑल। स्वागत है आप सबका एक बार फिर एटर्नल क्लासेस के अंदर। क्या पढ़ेंगे बेटा आज की क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th इकोनॉमिक्स का लास्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 5, कंज्यूमर राइट्स। देखिए इस चैप्टर का जो हेडिंग है ना, वो अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट किस तरह से है कि आज की अगर डेट में हम बात करें, हम नॉर्मल सिनेरियोज में बात करें, हमारे आसपास के एनवायरमेंट में अगर हम बात करें, तो एज अ कंज्यूमर वी ऑल आर कंज्यूमर। हम डेली बेसिस पर बहुत सारी चीजों को कंज्यूम करते हैं। हमारे पास एक मार्केट प्लेस है जहां से हम प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं, प्रोडक्ट्स को हमें बेचा जाता है, हम उन प्रोडक्ट्स को क्या करते हैं, यूज करते हैं। There is someone who is selling products to us and we are buying that product for our use. अच्छा, जो भी प्रोडक्ट एज अ कंज्यूमर हम परचेज कर रहे हैं वो सब क्या है बेटा, फाइनल प्रोडक्ट्स है। अब एक्चुअल में हम कुछ पेमेंट के देते हैं। हम कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो किसके बदले परचेज करते हैं, कुछ पैसा देकर परचेज करते हैं। तो हम किसी न किसी चीज के यूजर हैं। अगर हम यूजर हैं तो हमारे कुछ राइट्स बनते हैं, हमारे कुछ राइट्स बनते हैं। जैसे कि आपकी बुक की अगर हम बात करें तो आपकी बुक में जो चैप्टर स्टार्ट होता है ना, वो इस तरह के एक आपको ये दिया हुआ है, कोलाज बना के दिया हुआ है। इस कोलाज को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर बहुत सारे आपको वर्डिक्ट्स सुनाई देंगे। ऐसा लगेगा कि इसके अंदर बहुत सारे डिसीजंस दिए हुए हैं। जैसे एक डिसीजन यहां पर ये दिया हुआ है कि डी यू टीचर गेट्स ₹45,000 फॉर फ्लॉड फोन बिल। मतलब उसको 45,000 रुपए मिले। किसने दिए, टेलीफोन कंपनी ने। क्यों दिए, क्योंकि उसके पास गलत टेलीफोन का बिल दिया गया था। कंज्यूमर पैनल क्रैक्स ऑन सेल स्पैमर्स, मतलब उनके ऊपर मतलब उनको पेनल्टी चार्ज की गई। इंश्योरेंस फर्म पेज ₹7,000 फॉर थेफ्ट। मतलब ऐसे बहुत सारे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं जो कि अपने आप में क्या है बेटा, कुछ वर्डिक्ट है, कुछ डिसीजंस है। जो डिसीजन कौन देता है, ये डिसीजन कौन देगा, जिनके पास ये डिसीजंस देने का अधिकार होगा, जिनके पास एज ए कंज्यूमर हम हमारी कंप्लेंट लेकर जा सकते हैं। क्या जा सकते हैं, जिनके पास हम हमारी कंप्लेंट लेकर जिनके पास हम जा सकते हैं, वही लोग क्या करेंगे, ये डिसीजंस हमको देंगे। ये डिसीजन देंगे कि भैया हमारे फेवर में ये काम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। क्लियर। और हमने क्या देखा कि अब क्वेश्चन ये आता है कि ये लोग, ये जितने भी लोगों की हम बात करते हैं, ये जो रिड्रेसल एजेंसीज है, ये जो लोग इन सारे डिसीजंस को दे रहे हैं, ये डिसीजंस दे क्यों रहे हैं, लोग इनके पास जा क्यों रहे हैं, लोग इनके पास केस ही फाइल कर क्यों कर रहे हैं। देखो ये सब जज है, कंज्यूमर फोरम के क्या है, सब जज है जो लोग इस तरह का डिसीजन दे रहे हैं। क्वेश्चन ये आता है कि लोग इनके पास क्यों गए। एज अ कंज्यूमर भी क्या हम कोई कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं? क्या एज ए कंज्यूमर हम किसी के ऊपर केस कर सकते हैं? क्या एज ए कंज्यूमर हम अगर केस करेंगे तो किन किन कंडीशंस में हम केस कर सकते हैं? कौन कौन सी बातें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? उन सब चीजों को हम इस चैप्टर के अंदर क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। सो ये जो आपको न्यूज क्लिपिंग्स ऑफ कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन वर्डिक्ट्स, मतलब ये जो सारी की सारी जो क्लिपिंग्स है ना, ये बता रही है कुछ कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशंस हैं, उन्होंने अपने कुछ वर्डिक्ट मतलब अपने कुछ डिसीजंस दिए हैं। अब क्वेश्चन आया कि लोग, व्हाई डिड पीपल गो टू दीज ऑर्गेनाइजेशंस, क्यों जाएंगे, न्याय के लिए। क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके साथ इनजस्टिस हुआ है। क्या हुआ है, एज ए कंज्यूमर क्या हुआ है, इनजस्टिस हुआ है। उस इनजस्टिस के खिलाफ आवाज उठाने के लिए लोग कहां जाते हैं, कंज्यूमर फोरम में जाते हैं, वहां पर अपनी कंप्लेंट फाइल करते हैं, ताकि उनको इस इनजस्टिस के खिलाफ, जो कि उनके साथ, जो भी उनके साथ चीटिंग हुई है, उस चीटिंग के अगेंस्ट उनको क्या मिल सके, एक जस्टिस मिल सके, उनको न्याय मिल सके। न्याय कैसे मिलेगा, कंप्लेंट कब कर सकते हैं, क्या क्या एक कंज्यूमर के राइट्स होते हैं, वो सब आगे हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं, हम इस चैप्टर के अंदर कंटिन्यू करते हैं। तो देखो हमारा पहला टॉपिक दिया हुआ है, द कंज्यूमर इन द मार्केट प्लेस।
ओके बेटा, शुरू करें बेटा अपन वापस से, बीच में ब्रेक आ गया था। देखिए क्या पढ़ रहे हैं बेटा अपन। हाँ, तो हम बात कर रहे थे, हमारा जो पहला टॉपिक दिया हुआ है बुक में वो क्या दिया हुआ है, द कंज्यूमर इन द मार्केट प्लेस। देखो अगर हम एक, देखो सबसे पहले तो आपने ये समझो कि मार्केट प्लेस का मतलब क्या है। क्या समझे बेटा? सबसे पहले तो हमको ये समझना होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्केट प्लेस। मार्केट प्लेस का मतलब जहां से भी एक व्यक्ति गुड्स और सर्विसेज को बाय करता है, एनी इंडिविजुअल, द प्लेस फ्रॉम वेयर अ पर्सन कैन बाय गुड्स और सर्विसेज, वेदर इट्स अ प्लेस, एक्चुअल प्लेस, और इट्स ए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नेटवर्क, दोनों ही क्या कहलाएंगे? मार्केट प्लेस कहलाएंगे। ठीक है ना? जहां से कोई भी व्यक्ति गुड्स या सर्विसेज को परचेज कर सकता है वो क्या कहलाता है बेटा? मार्केट प्लेस कहलाता है। बड़ा सिंपल सा यहां पर ये डेफिनेशन हमने देखा है। अब आपको समझना क्या है कि एज ए ह्यूमन हम लोग ना एक मार्केट प्लेस में दो तरह से रोल प्ले करते हैं। कुछ लोग क्या होते हैं? प्रोड्यूसर्स होते हैं, और कुछ लोग क्या होते हैं? कंज्यूमर्स होते हैं। अच्छा, जो प्रोड्यूसर है ना वो कंज्यूमर तो है ही सही। देखो ध्यान रखना, एवरी प्रोड्यूसर इज अ कंज्यूमर एज वेल। हर प्रोड्यूसर क्या है बेटा? कंज्यूमर तो है ही सही, बट एवरी कंज्यूमर इज ए प्रोड्यूसर, इट इज नॉट मैंडेटरी। ये बात बिल्कुल अपने को क्लियर होनी चाहिए। तो अब आपको समझना है, अच्छा प्रोड्यूसर का काम क्या है? प्रोड्यूसर का काम है गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करना, चाहे वो किसी तरह से भी कर रहा हो, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर में कर रहा हो, चाहे वो सेकेंडरी सेक्टर में कर रहा हो, चाहे वो टर्शरी सेक्टर में कर रहा हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट में हो, बैंकिंग में हो, इंश्योरेंस में हो, किसी भी फील्ड में हो, किसी भी सेक्टर में हो। हमने इन सारे सेक्टर्स के बारे में प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर हम क्या कर चुके हैं? हम डिस्कस कर चुके हैं। तो चाहे सेक्टर कोई सा भी हो, किसी भी सेक्टर में हो, वो क्या कर रहा है बेटा? किसी न किसी गुड्स एंड सर्विसेज को क्या कर रहा है? प्रोड्यूस कर रहा है। वर्किंग इन एनी ऑफ द सेक्टर्स डिस्कस्ड अर्लियर सच एज एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर। कहीं भी रहकर प्रोड्यूसर क्या करेगा? प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करेगा। लेकिन कंज्यूमर का काम क्या है? कंज्यूमर उन प्रोडक्ट्स को परचेज करेगा और कंज्यूम करेगा। कंज्यूमर जिन प्रोडक्ट्स को परचेज करता है, कंज्यूम करता है, उन प्रोडक्ट्स को क्या कहा जाता है बेटा? हमेशा फाइनल गुड्स। क्या कहा जाता है उनको? हमेशा फाइनल गुड्स उनको कहा जाता है। ऑल दोज प्रोडक्ट्स आर कंसिडर्ड एज फाइनल गुड्स। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट नहीं है किसी को? आगे बढ़ते हैं बेटा फिर अपन, ध्यान दीजिए और क्या लिखा है। अच्छा अब देखो, ये एक अलग कंसेप्ट हो गया। अब आगे हम बात करें तो अब तक हम पूरी इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ते हुए आए हैं? अलग अलग लेवल पर अगर कंट्री का डेवलपमेंट करना है तो डेवलपमेंट के लिए ना अलग अलग लेवल पर हमें बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस की क्या होती है? रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्जांपल हम ज्योग्राफी से स्टार्ट करें। किससे स्टार्ट करें बेटा? हम ज्योग्राफी से स्टार्ट करें। अगर ज्योग्राफी में हमने देखा कि लैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या चाहिए? कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाया जाना जरूरी था। ठीक है? अब हमने देखा, हमने अब तक जो पढ़ के आए उसकी बात कर रहे हैं अपन, अब तक जो पढ़ के आए उसकी बात कर रहे हैं। इनफॉर्मल सेक्टर में वर्कर्स को जो लेबर है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस की जरूरत है। ठीक है? हमने बात किया कि जो इनफॉर्मल सेक्टर है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्कर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, इनफॉर्मल सेक्टर में जो लोग लोन लेते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस की जरूरत है। तो हमने हर जगह देखा कि अगर हमें कंट्री का ओवरऑल डेवलपमेंट करना है तो हर जगह जो भी लोग डिप्राइव्ड है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस की क्या हो रही थी? रिक्वायरमेंट आ रही थी। जैसे हमने पढ़ा, रूल्स एंड रेगुलेशंस और स्टेप्स आर नीडेड दैट वुड प्रमोट डेवलपमेंट। क्यों चाहिए रूल्स एंड रेगुलेशंस? ताकि हम हर सेक्शन को प्रोटेक्ट कर सकें और कंट्री का डेवलपमेंट हर लेवल पर हो सके। फॉर एग्जांपल जैसे हमने देखा कि फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर्स इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर, उसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए, मिनिमम वेज एक्ट वगैरह कुछ इस तरह के प्रोविजंस को अप्लाई किया गया। हमने देखा टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम हाई इंटरेस्ट रेट्स
चार्ज्ड बाय मनी लेंडर्स इन द इनफॉर्मल सेक्टर। इनफॉर्मल सेक्टर में जो मनी लेंडर्स बहुत हैवी इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं, उससे लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या किया गया, जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए, कोऑपरेटिव्स को डेवलप करने का काम किया गया, बैंक्स को और कहा गया कि भाई आप और थोड़ा सा लिबरलाइज हो, रूरल एरियाज में लोन प्रोवाइड करो, केसीसी वाली स्कीम लगाई गई, कई सारे काम किए गए वहां पर। इसके अलावा फॉर प्रोटेक्टिंग एनवायरमेंट, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कई सारे काम किए गए। एजेंडा 24 याद करो, एजेंडा 94, एजेंडा 21 हमने पढ़ा था, कहां पर पढ़ा था हमने, ये हिस्ट्री के अंदर पढ़ा। तो मतलब हर तरह से अगर हमें ओवरऑल डेवलपमेंट चाहिए तो ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए क्या जरूरी था, प्रोटेक्ट करना जरूरी था, प्रोटेक्शन क्या थी, रिक्वायर्ड थी। क्लियर है यहां तक? अच्छा, अब तो क्या ये प्रोटेक्शन केवल उन्हीं जगह चाहिए, क्या कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने की जरूरत नहीं है? तो इसी तरह से लाइकवाइज रूल्स एंड रेगुलेशंस आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर्स इन द मार्केट प्लेस। कंज्यूमर को भी अगर हमें मार्केट प्लेस में प्रोटेक्ट करना है, मार्केट प्लेस में किससे प्रोटेक्ट करोगे, सेलर्स से। सेलर्स जो एक्सप्लॉइटेशन करते हैं कंज्यूमर्स का, जो मैन्युफैक्चरर्स, जो प्रोड्यूसर्स एक कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट करते हैं, हम ये नहीं कह रहे सारे के सारे करते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कि करते हैं, जो कि गलत तरह से बिजनेस एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं, उनसे अगर हमें कंज्यूमर को बचाना है तो उसके लिए क्या जरूरी है, उसके लिए भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाना जरूरी है। क्लियर? जैसे क्यों? क्योंकि कोई भी जो कंज्यूमर होगा ना, एक अकेला कंज्यूमर, देखो ध्यान देना, यहां पर लाइन क्या लिखी है, इंडिविजुअल कंज्यूमर्स, मतलब अकेला एक एज ए कंज्यूमर आप सिंगल पर्सन जा रहे हो ना, तो आपकी पोजीशन मार्केट में वीक है। लेकिन अगर आप वहीं पर आप एक ग्रुप बना लोगे, एक ऑर्गेनाइजेशन बना लोगे, तो आपकी पोजीशन क्या हो जाएगी, स्ट्रांग हो जाएगी। तो एक सिंगल कंज्यूमर की मार्केट में पोजीशन क्या होती है, वीक होती है। अगर आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा मार्केट से और उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई, तो सेलर क्या चाहेगा कि यार मेरे पर कोई जिम्मेदारी नहीं है, मैं तो फटाफट कंज्यूमर को टड़का दूं और उसके साथ क्या करूं, बोले नहीं पसंद आ रहा तो आगे जाओ, हमारे पास तो यही व्यवस्था है, दोबारा मत आना। मतलब कुछ इस तरह की बातें कंज्यूमर और जो सेलर है ना वो करने लगता है। तो वही बात है कि इफ देयर इज अ कंप्लेंट रिगार्डिंग अ गुड्स और सर्विसेज, जैसे ये व्यक्ति है, इसने बाजार से कोई सामान खरीदा, इसमें इसको प्रॉब्लम आई, तो इसको ये नहीं पता ये कहां जाएगा, सेलर के पास जाएगा कि भैया इसमें खराबी है। सेलर क्या कह रहा है, इफ यू डिडंट लाइक व्हाट यू बॉट प्लीज गो एल्सवेयर, पसंद नहीं आया तो आगे जाओ, कहीं और से खरीद लो, हमारे पास इसका कोई समाधान नहीं है। तो कंज्यूमर निराश हो जाएगा। अगर ऐसा चलता रहा तो कंज्यूमर को प्रोटेक्शन कौन करेगा? तो यहां पर क्वेश्चन ये आता है कि सेलर ट्राइज टू शिफ्ट ऑल द रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन द बायर। सेलर क्या प्रयास करता है कि भैया सारी जिम्मेदारी बायर की, मैं मेरे ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता। तो इफ द सेलर हैज नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब कंज्यूमर सेलर अगर इस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा ना, तब जाकर कौन आते हैं सामने, फिर तब ये कंज्यूमर मूवमेंट्स क्या हो जाते हैं, इमर्ज हो जाते हैं। तब कंज्यूमर ऑर्गेनाइज होता है, इकट्ठा होता है और आंदोलन कर देता है। लेकिन आंदोलन करना हर चीज का समाधान नहीं है। आंदोलन, लेकिन इन आंदोलन जब किए गए तो उसके लिए कंट्री के अंदर कुछ अरेंजमेंट्स हुए, कुछ व्यवस्थाएं हुई। क्या हुई, उनके बारे में चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए, अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि कंज्यूमर का एक्सप्लॉइटेशन होता कैसे है, क्या क्या चीटिंग हो सकती है कंज्यूमर के साथ, जिसके खिलाफ कंज्यूमर को क्या रहना चाहिए, हमेशा अवेयर रहना चाहिए। क्या क्या चीटिंग हो सकती है? सबसे पहले हम देखें कि ट्रेडर्स इंडल्ज इन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, गलत काम करते हैं। क्या गलत काम करते हैं? कम वजन तोल देंगे, 1 किलो की जगह 800 ग्राम दे देंगे। अब क्या हाथ में उठाने से थोड़ी पता लगेगा, वो उसमें नीचे मैग्नेट लगा के रखते हैं। नायक मूवी देखिए ना, उसमें नीचे मैग्नेट लगा के रखते हैं और वो क्या कर देते हैं, उसका वेट कम कर देते हैं। या ऐसे ऐसे चार्जेस बाद में ऐड कर देते हैं जिनके बारे में पहले कंज्यूमर को बताया नहीं जाता। हाँ, हिडन चार्जेस लगा देते हैं, फिर बाद में बोले सर ये तो मैंने पहले बताया नहीं, ये तो लगता ही है। अरे भैया पहले बताना चाहिए था। नहीं नहीं, ये तो पहले लगता ही है। तो इस तरह के चार्जेस को क्या कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है। इसके अलावा मिलावटी सामान बेचेंगे, डिफेक्टिव गुड्स सेल कर देंगे। और क्या हो सकता है, और हो सकता है, मैं लिख देता हूं यहां पर, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट का ना आपकी बुक में एग्जांपल भी दिया है, अभी उसको हम रीड भी करेंगे कि एक मिल्क प्रोड्यूसिंग कंपनी, एक ऐसी कंपनी जो पूरे वर्ल्ड में उसका मार्केट था और बच्चों के लिए दूध बनाती थी। और वो कई सालों तक ये क्लेम करती रही कि उनका जो मिल्क है ना, जो वो पाउडर मिल्क बना रहे हैं, वो मदर जो माँ का दूध होता है उससे ज्यादा बेटर है।
पॉसिबल है कि ये चीज संभव ही नहीं है। दुनिया में आप कितनी अच्छी क्वालिटी का बना रही हो, लेकिन मां के दूध से अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन वो क्लेम कर रही थी, इसके खिलाफ आंदोलन किए गए, इसके खिलाफ मूवमेंट हुए। ठीक है, इसके अलावा जो हार्मफुल प्रोडक्ट्स है, उनके ऊपर प्रिकॉशनरी वार्निंग नहीं देना, प्रिकॉशनरी वार्निंग नहीं देना। जैसे सिगरेट, टबैको, वाइन, इन सब के ऊपर लिखना जाना जरूरी है कि दीज आर इंजीरियस फॉर दिस कंजप्शन आर इंजीरियस टू हेल्थ। आजकल लिखा हुआ आता है, लेकिन पहले लिखा हुआ नहीं आता था। तो ये कुछ वो तरीके हैं, ये कुछ वो कारण है जिनकी वजह से कंज्यूमर मूवमेंट्स क्या हो जाते हैं, हुए थे, इमर्ज हुए थे। क्लियर? ये सब हमको तरीके देखने को मिलते हैं। अब देखें, अच्छा अब एक और सिचुएशन आपको यहां पर समझनी, आगे की बातें सर हम बुक में से रीड कर रहे हैं बेटा, बुक में से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, अब ध्यान से समझना। अब आप एक कंसेप्ट समझो कि ये जो सिचुएशन आ रही है, कौन सी सिचुएशन, कि सेलर इज एक्सप्लॉइटिंग, देखो ध्यान से समझना, ये सिचुएशन जो आ रही है कौन सी सिचुएशन, कि सेलर इज एक्सप्लॉइटिंग बायर और कंज्यूमर। कब पॉसिबल है ये चीज? अब आप देखना कि जब सेलर तो क्या होंगे, कम होंगे, सेलर या प्रोड्यूसर्स क्या होंगे बेटा, बहुत कम होंगे, और बायर्स क्या होंगे, बहुत ज्यादा होंगे, और ज्यादा के साथ क्या होंगे, स्कैटर्ड, पूरी कंट्री में अलग अलग एरिया में फैले हुए होंगे। तब ये सिचुएशन ज्यादा इमर्ज होती है। प्रोड्यूसर कम है, बायर की मजबूरी है, प्रोडक्ट को उसको परचेज करना ही पड़ेगा। क्लियर? तो वही बात लिखी है बेटा यहां पर कि क्या लिखा है, ध्यान देना, कि मार्केट डू नॉट वर्क इन अ फेयर मैनर व्हेन प्रोड्यूसर्स आर फ्यू एंड पावरफुल। प्रोड्यूसर्स क्या है, कम है और पावरफुल है, मतलब मल्टीनेशनल कंपनीज है, बहुत कम कंपनीज क्या बना रही है, प्रोडक्शन कर रही है। जैसे आप ऑयल मार्केट की बात कर लें, ऑयल मार्केट में बहुत कम कंपनीज है, गवर्नमेंट का हालांकि उसके ऊपर कंट्रोल है, लेकिन जब बहुत कम कंपनीज होगी तो वो अपनी मनमर्जी वहां पर चलाना शुरू कर देती है, आप कुछ भी उनका नहीं कर सकते। ठीक है बेटा, पावरफुल एंड फ्यू एंड पावरफुल, वेयर एज, जबकि कंज्यूमर्स परचेज इन स्मॉल अमाउंट्स एंड आर स्कैटर्ड। कंज्यूमर बहुत छोटे छोटे आइटम खरीदता है, जैसे होता है ना नमक की थैली खराब निकल गई, तो जनरली उसके लिए कोई कंप्लेंट करने नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? कि यार 20 रुपए की नमक की थैली के लिए कौन कंप्लेन करने जाएगा? तो ये सबसे बड़ी समस्या है, और ऐसी चीजों से ना इनको मौका मिलता है कि ये कंज्यूमर्स को क्या कर सके, और ज्यादा एक्सप्लॉइट कर सके। ठीक है ना? आप देखना, बड़ी चीजों के अंदर एक्सप्लॉइटेशन कम मिलेगा, छोटी चीजों के अंदर एक्सप्लॉइटेशन बहुत ज्यादा मिलेगा। दिस हैपेंस स्पेशली व्हेन लार्ज कंपनीज आर प्रोड्यूसिंग दीज गुड्स। छोटे छोटे प्रोडक्ट बड़ी बड़ी कंपनियां बना रही है, बड़ी बड़ी कंपनियां 5-5 रुपए का माल बेच रही है, आप उनके खिलाफ आवाज उठा ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि 5 रुपए के प्रोडक्ट के लिए मतलब कौन माथाफोड़ी करेगा, इकट्ठे नहीं होते हैं लोग, तो बहुत बड़ी समस्याएं वहां पर देखने को मिलती है। दीज कंपनीज विद ह्यूज वेल्थ, पावर एंड रीच कैन मैनिपुलेट द मार्केट इन वेरियस वेज। पैसा बहुत है, पावर बहुत है, तो ये कई तरीके से मार्केट के ऊपर अपना होल्ड बनाकर रखती हैं ये कंपनीज। एट टाइम्स फॉल्स इंफॉर्मेशन इज पास्ड ऑन थ्रू द मीडिया, गलत जानकारी देंगे, एंड अदर सोर्सेज टू अट्रैक्ट कंज्यूमर्स। जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल दिया, कौन सा एग्जांपल दिया बेटा, बेबी पाउडर वाला, वही चीज यहां पर दी हुई है कि फॉर एग्जांपल अ कंपनी फॉर ईयर्स सोल्ड पाउडर मिल्क फॉर बेबीज ऑल ओवर द वर्ल्ड एज द मोस्ट साइंटिफिक प्रोडक्ट। क्या कह रही है भैया, ये सबसे बढ़िया साइंटिफिक प्रोडक्ट है। क्या क्लेम कर रही है कंपनी यहां पर, क्लेमिंग दिस इज टू बी बेटर देन मदर्स मिल्क। बोले जो पाउडर है ना, ये मां के दूध से भी अच्छा है, जो कि किसी भी स्थिति में संभव नहीं है। साइंस कितनी भी तरक्की कर ले, नेचुरल चीजों से अच्छा कुछ बना ही नहीं सकते। इट टुक ईयर्स of struggle before the company was forced to accept that it had been making false claims। तो मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट हुआ ना, ये तो बिल्कुल फॉल्स क्लेम है, ये तो मां के दूध से अच्छा है, ये तो संभव ही नहीं है,
कई सालों तक लोग इसके खिलाफ स्ट्रगल करते रहे, तब जाकर लोगों को इसके खिलाफ क्या मिली, एक सुनवाई मिली, उनको एक समझ मिली कि हाँ भाई ये बात गलत है। सिमिलरली a long battle had to be fought with court case to make cigarette manufacturing companies accept that their product could cause cancer। लंबा समय लग गया इस बात को समझाने में कि भैया सिगरेट से क्या होता है, कैंसर होता है, और आप इस बात को लिखो अपने प्रोडक्ट के ऊपर। नहीं तो कहां लिखते थे, पहले तो इनके एडवर्टाइजमेंट तक आया करते थे। Hence, there is a need for rules and regulations to ensure protection for consumers। इसीलिए कंज्यूमर को इन चीजों से प्रोटेक्ट करने के लिए किसकी जरूरत है, रूल्स एंड रेगुलेशंस की रिक्वायरमेंट होती है। कोई डाउट है यहां तक, कंफर्म? आगे बात करते हैं अपन, देखो और क्या लिखा है समझना। देखो है ना, जैसे एक प्रोडक्ट बनाया, अब ये प्रोडक्ट बनाया इस तरह से कि थोड़े दिन काम में लेके अपने आप बिखर जाएगा, ताकि आदमी को दूसरा खरीदना पड़ेगा। ड्यूरेबिलिटी नहीं है यहां पर, ठीक है। अब जैसे स्मोक का, एवरीवन नोज टबैको किल्स पीपल, बट हु कैन से दैट टबैको कंपनीज शुड नॉट बी फ्री टू सेल टबैको। मतलब कौन आवाज उठाए इसके लिए कि टबैको कंपनीज को बैन करो, उनके ऊपर पाबंदी लगाओ कि वो अपनी टबैको वगैरह मार्केट में इतना इजीली सेल ना कर सके। तो कई तरह की इस तरह की जो कार्टून से ही आपको कई सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है बेटा है वो है कंज्यूमर मूवमेंट। इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही है, बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, थैंक यू क्लास, कीप लर्निंग, स्टे कनेक्टेड।